अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम कुरतुल नूर। हमने केमिकल स्पीशीज़ का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और हमने आयंस और मॉलिक्यूल्स के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। आज हम फ्री रेडिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 क्लास 9 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है। फर्स्ट चैप्टर को भी हम कर रहे हैं। फ्री रेडिकल्स क्या हैं? टू टर्म्स बच्चों को देखने को मिलती हैं, फ्री रेडिकल्स और रेडिकल्स। बच्चे कहते हैं दोनों एक ही चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है। दोनों इसमें डिफरेंस है काफ़ी दोनों में। तो वो मैं डिफरेंस आप लोगों को अभी बताऊंगी। मैं दोनों डिफाइन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। फ्री रेडिकल्स और रेडिकल्स क्या होते हैं? जो रेडिकल्स होते हैं ना, हमने एलिमेंट्स में भी पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जब भी आयंस के जो एटम्स होते हैं ना, उनके ऊपर कोई भी चार्ज आ जाए, नेट चार्ज हो, तो उसको हम रेडिकल्स कहते हैं। जैसे है कि सल्फेट है, हमारे पास रेडिकल है। फॉस्फेट हमारे पास रेडिकल है क्योंकि सल्फेट जो सा मॉलिक्यूल है उसके ऊपर -2 चार्ज है। इसके ऊपर भी जिस भी एटम के ऊपर हमारे पास चार्ज आ जाए उसको हम रेडिकल्स कहते हैं। ठीक हो गया। डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ एन आयन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। आयन कम्बिनेशन है किसी भी 2 और मोर एटम्स का, बेरिंग अ नेट चार्ज ऑन इट। उसके बाद फ्री रेडिकल्स देखते हैं, वो क्या होते हैं? एन एटम, कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग ओड अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कोई अकेला हो, तन्हा हो, और ओड हो और अनपेयर्ड हो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम या ग्रुप के ऊपर, तो उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या मतलब है? ओड हमने पढ़ा हुआ है कि ओड नंबर्स और इवन नंबर्स कौन से होते हैं। ओड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 हमारे पास। इवन भी हमें पता है 2, 4, 6, 8। तो जो ओड नंबर हो, ओड नंबर इलेक्ट्रॉन हो और इसमें कोई चार्ज नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा, फ्री रेडिकल में कोई चार्ज नहीं होता। कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हम नहीं देखते, सिर्फ रेडिकल्स में चार्ज होता है, वो भी नेगेटिव होता है। और इसमें जो अनपेयर्ड कह रहे हैं, एक तो हमारे पास चीज़ होती है पेयर्ड और एक होती है अनपेयर्ड। जैसे 2 सॉक्स हैं हमारे पास, ठीक है, 2 सॉक्स का जोड़ा है ना हमारे पास, 2 पेयर अप हैं। और अगर एक हमारी लॉस्ट हो जाए, हमारी गुम हो जाए, तो हमारे पास एक जोड़ा उसका रह जाता है, तो वो अनपेयर्ड है। ठीक हो गया। तो इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पेयर अप होंगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के ऊपर होगा तो अनपेयर्ड होगा। इस तरह वो यही कह रहे हैं, किसी भी एटम के ऊपर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन देखें, इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन देखें और ओड हो, वो एक ही हो, या 3 हो या 5 हो या 7 हो, तो हम उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर सिंबल ऑफ एलिमेंट बताया है। एक डॉट आ जाएगा किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्री रेडिकल से। फ्री रेडिकल होता है वो। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ आप लोगों को। ये जिस तरह इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अटॉमिक नंबर तो 1 होता है ना, तो इसका प्रोटॉन भी 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, और न्यूट्रॉन इसके 0 होंगे। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कैसे फाइंड करते हैं, वीडियो मैंने बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर डाल दूँगी। हाइड्रोजन का एक आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, किसके ऊपर है ही एक, ठीक है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर एक आ जाएगा। और इसका क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 17 होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कैसे है। तो बाकी 3 तो पेयर अप है और एक अनपेयर्ड है, तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल है। इसी तरह मिथाइल है हमारे पास, कार्बन के जो 3 बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और एक नहीं बना रहा, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के तौर पे काम करेगा। फॉर्मेशन, जिस तरह हमने देखा था कि मॉलिक्यूलर आयन कैसे जनरेट होते हैं, कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है, उसी तरह फ्री रेडिकल्स की भी जनरेशन होती है, कैसे जनरेट होते हैं, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ्री रेडिकल्स आर जनरेट कैसे होते हैं? बाय द होमोलिटिक क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? किसी भी चीज़ का टूटना, ठीक है, किसी भी बॉन्ड का टूटना, किसी भी चीज़ का टूटना। जैसे हमारे पास ये बॉन्ड है, ये मेरे पास एक बॉन्ड है, ठीक हो गया। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड के पास। जैसे नेगेटिव चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी तरह एक बॉन्ड है, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये टूटेगा ना, दरमियान से जब ये टूटेगा तो ये होमो कहलाएगा, यानी दरमियान से टूटा, सेम इधर ही एक इलेक्ट्रॉन है, सेम इधर ही एक इलेक्ट्रॉन है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। होमोलिटिक क्लीवेज
या होमोलिटिक ब्रेकेज टूटा है, होमो सेम एटम्स टूटे हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल गया सेम इक्वल ऑफ बॉन्ड के बिटवीन टू एटम्स बॉन्ड के टूटे हैं, उसको हम होमोलिटिक क्लीवेज कहेंगे। व्हेन दे अब्जॉर्व हीट और लाइट, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, इसको याद रखना लाइन को। व्हेन दे अब्जॉर्व, जब ये अब्जॉर्व करेंगे हीट और लाइट। तीसरा है एटॉमिक नंबर, हमारे पास मैंने बताया क्लोरीन का 17 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव हमारे पास न्यूक्लियस है। सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और थर्ड शेल में 18 होते हैं। तो हमारे पास बाकी कितने के अपना डुप्लेट रूल इसने कंप्लीट कर लिया, ऑक्टेट रूल इसने कंप्लीट कर लिया और बाकी जो शेल है हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रह गए हैं। तो हम 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, 10 हो गए हैं, 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में है। तो टू पेयर एक अनपेयर है, तो इसके ऊपर एक अनपेयर है, ठीक है। अनपेयर एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है ना, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये ले लिया और एक ये, 2 हमने क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं। इन दोनों ने शेयरिंग की, इसके पास भी एक अनपेयर है, इसके पास भी एक अनपेयर है, तो इन दोनों ने शेयर कर लिए। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं हम? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा, एक आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। एक्सप्लेन करती रहूँगी मैं, आगे वीडियो इसकी बनाऊँगी इंशाल्लाह। कोवलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम्स ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो जब ये कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा ना, तो जब ये इसको दरमियान से हम क्लीव करेंगे, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है और एक इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और एक इसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये जनरेशन हो जाएगी हमारे पास फ्री रेडिकल्स की, ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज जो दरमियान से इसके एक बॉन्ड में बताया था 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इसके पास चला जाएगा जो अनपेयर्ड था इसके पास पहले ही, और इसके पास दोबारा चला जाएगा और इसके पास दोबारा चला जाएगा, तो हमारे पास फ्री रेडिकल्स 2 के फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास मीथेन की एग्जांपल है। मीथेन कार्बन जो सा होता है उसने 4 बॉन्ड्स बनाए होते हैं हाइड्रोजन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में। अच्छा, मैंने आप लोगों को पिछले लाइन में एक बात कही थी, व्हेन दे अब्जॉर्व हीट एंड लाइट। फ्री रेडिकल्स जब भी जनरेट होते हैं तो वो किसी भी हेल्पर की मदद से जनरेट होते हैं, किसी भी कैटलिस्ट की वजह से जनरेट होते हैं, ऐसे कभी भी नहीं बनते फ्री रेडिकल। सनलाइट हो, लाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इनकी प्रेजेंस होगी तो ही फ्री रेडिकल बनेंगे। जैसे हमने आयन और मोलिकुलर आयन पढ़े थे, तो वो तो वैसे ही जनरेट हो जाते हैं, मगर जो फ्री रेडिकल्स हैं वो सनलाइट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ही जनरेट होंगे, ऐसे वो कभी भी जनरेट नहीं होंगे। ये हमेशा चीज़ याद रखना, वरना एग्ज़ाम में आप लोगों के मार्क्स कट सकते हैं इस ना लिखने की वजह से। उसके बाद इधर से इनमें से कोई भी बॉन्ड हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। जब हम इसका होमोलिटिक क्लीवेज करवाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाएगा और एक हाइड्रोजन के पास। कार्बन के पास चला जाएगा तो मिथाइल बन जाएगा ना, मिथाइल CH3, ये मीथेन है CH4 और ये हमारे साथ मिथाइल बन जाएगा, मिथाइल रेडिकल, और एक हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल हमारे पास रिलीज हो जाएगा। इसी तरह वो कह रहे हैं फ्री रेडिकल्स आर मोर रिएक्टिव बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। फ्री रेडिकल्स आयंस और मॉलिक्यूलर आयंस की निस्बत बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, तो इनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट रूल। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेते हैं या दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। अब हम देखते हैं आयन और फ्री रेडिकल में डिफरेंस कि आयन क्या होता है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। जैसा हमने आयंस में एटम्स और आयंस के बारे में डिफरेंस देखा था, और मोलिकुलर आयन में हमने मोलिकुलर आयन के बारे में, मोलिकुलर आयन और मॉलिक्यूल के बारे में डिफरेंस देखा था। अब हम आयन और फ्री रेडिकल्स में डिफरेंस देखते हैं। आयन क्या होता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट। मैंने बताया था आयन क्या होता है, कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर कोई भी चार्ज हो जाए तो उसको हम आयन कहते हैं। सोडियम है, जैसे सोडियम एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह क्लोरीन जब एक किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो उसके पास उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह फ्री रेडिकल्स क्या हैं, अभी हमने देखा है एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ऑड नंबर हो, जिसके पास और एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। क्लोरीन है, 2 टूटेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास आ जाएगा और ये फ्री रेडिकल की जनरेशन हो जाएगी। इसी तरह आयन जो से होते हैं, आयन पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। पता है कोई भी चार्ज आ जाए पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको हम आयन कहते हैं। और फ्री रेडिकल न्यूट्रल होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, जो इसके ऊपर ये कोई चार्ज नहीं है बच्चों, ये कोई भी स्टूडेंट्स चार्ज नहीं है,
ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चार्ज हमारे पास क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं किसी के पास भी तो वो चार्ज होता है उसके ऊपर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रल होते हैं, फ्री रेडिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर्स में होते हैं, बताया है। ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयर में है। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी हमने देख लिया। आइंस ऑलवेज अकर इन पेयर फॉर्म्स, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं इनके पास आइंस, ठीक है। तो ये पेयर बना लेते हैं ना, पेयर हो जाते हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव का। इसी तरह ये कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट आराम से कर सकते हैं। ये रिएक्ट आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये तो न्यूट्रल होते हैं। जो न्यूट्रल होते हैं वो तो ईजिली रिएक्ट कर जाते हैं ना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए होता है। उसके बाद आयंस बिकम स्टेबल। स्टेबल कैसे हैं, न्यूट्रल हैं, अच्छा स्टेबल हैं। आयंस बिकम स्टेबल कंपाउंड्स, और ये तो न्यूट्रल सॉरी नहीं है आयंस, और ये न्यूट्रल हैं। और ये अपने आप, इसको मैं बाद में समझाती हूँ आप लोगों को। ये स्टेबल हो जाते हैं बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन्स। इनके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है ना, तो एक किसी से ले लेंगे, पेयर अप कर लेंगे, तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। यानी कि एक तो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है ना, वो अनस्टेबल फील करता है। एक कोई आ जाए तो खुश हो जाता है, कोई भी इंसान किसी को कंपनी दे दे तो खुशी हो जाएगा ना, अकेला बंदा बोर होता है। तो इसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये अपनी स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। और इनकी स्टेबिलिटी कैसे गेन होती है, जिस तरह हम देखते हैं पॉजिटिव जोन से होते हैं। एक सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 और 8 10 और 1 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में रह जाता है। तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं कि एक इसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट रूल। एक तो है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 7 तो कोई भी नहीं देगा ना, इतनी ज़्यादा कोई नहीं करता कि इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे। 1 या 2 तो दे देते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं देता। तो ये अपना रिलीज़ कर देता है इलेक्ट्रॉन, किसी और को दे देता है, किसी दूसरे का भला हो जाए, किसी दूसरे को दे देता है। इसी तरह क्लोरीन भी अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के, अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ले लेगा किसी से ना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर नियरली इक्वल होते हैं, इसमें इक्वली होते हैं। मगर जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो फिर जिस तरह ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और पहले इनके जब मैं बताया एटॉमिक नंबर इसका सोडियम का 11 है ना, एटॉमिक नंबर सोडियम का अगर 11 है तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। पर जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, सोडियम ने 1 अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, बाकी अपना 2 और 8 डुप्लेट और ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लिया, तो इधर 10 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो इक्वल नहीं रहे ना, नियरली इक्वली होते हैं पहले, उसके बाद कम हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। फिर इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन नंबर में होते हैं। और ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक क्लीवेज होती है। होमोलिटिक क्लीवेज में बताया दरमियान से अगर टूट जाए, इक्वल इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। और हिमोलिटिक क्लीवेज क्या होती है, जैसे ये हमारे पास एक बॉन्ड है, अगर इसको हमने साइड से यानी कि इधर से तोड़ा है तो इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और इधर कम इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हेटेरोलिटिक फिशन कहलाती है। उसके बाद है दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लैटिस, यानी कि क्या कह रहे हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं दोनों। और क्रिस्टल लैटिस क्या है कि मैंने बताया था, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको नेगेटिव आयंस सराउंड करते रहते हैं, और जो नेगेटिव आयन है उनको पॉजिटिव आयंस सराउंड करते रहते हैं। तो सोडियम जो सा है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। सर क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये क्या बताया है कि जब ये पॉजिटिव जो सा होता है नेगेटिव आयन सराउंड करेगा, या नेगेटिव जो सा है पॉजिटिव आयन सराउंड करेगा, तो ये एक यूनिट बना देंगे, एक स्ट्रक्चर बना देंगे, लैटिस बना देंगे। तो इस लैटिस को, इस स्ट्रक्चर को, इस यूनिट को डिफ़ाइन करने के लिए या फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। ये दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज इन एयर में भी ये एग्जिस्ट करते हैं। देयर फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दे में फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या मतलब, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है कि आयंस की जब भी जनरेशन होती है हमें कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए होता है, चाहे वो हीट हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्यों ना हो, ये हमारे चाहिए होगा। ये हमने कैटलिस्ट यूज़ करना है रिएक्शन के दौरान, तभी हम फ्री रेडिकल की जनरेशन करेंगे फ्री रेडिकल में। मगर आयंस और मॉलिक्यूलर आयंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। देयर फॉर्मेशन इज़ नॉट, इनकी इन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता,
ठीक हो गया। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा। अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।